हेलो दोस्तों, आज हम वाक्य की अगली कड़ी पर बात करते हैं। पहले वीडियो में हमने बात की थी कि रचना के आधार पर वाक्य जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि वो प्रकार कौन कौन से हैं। जैसे सबसे पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य, इस सरल वाक्य क्या होता है? तो जो वाक्य होते हैं वो उसके 2 भागों पर आधारित है, एक है उद्देश्य और एक है विधेय। तो उद्देश्य और विधेय की दृष्टि से ही देखा जाए तो जो सरल वाक्य है उसमें एक ही उद्देश्य होता है और एक ही विधेय होता है। एक ही उद्देश्य। अब उद्देश्य क्या होता है इस पर हम बात कर चुके हैं। क्या है उद्देश्य? एक ही जो कर्ता होता है और उस कर्ता का विस्तार होता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और जो विधेय होता है वो कर्ता या उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। यानी जो कर्ता है, जैसे इस वाक्य में आगरा का ताजमहल दर्शनीय स्थल है, यह इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो इसमें जो ताजमहल है वो तो है कर्ता, और जो आगरा का यानी ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा में। तो जो आगरा का है वो कर्ता का विस्तार है। तो ये पूरा का पूरा उद्देश्य का भाग हो गया और इसके बारे में जो कहा जा रहा है कि यह एक दर्शनीय स्थल है, तो यह यहाँ पर विधेय हो गया। ये तो एक बात हो गई कि उद्देश्य और विधेय। अब हम बात करते हैं कि सरल वाक्य में उद्देश्य और विधेय की प्रकृति किस प्रकार से रहती है। तो सरल वाक्य में एक उद्देश्य रहता है, यानी ये यहाँ पर जो ताजमहल है वो आगरा में स्थित है, लेकिन ये एक ही उद्देश्य है। ये क्या है? एक ही उद्देश्य है और उसके बारे में जो बात बताई जा रही है यह विधेय भी इसमें एक ही है। इस वजह से यह वाक्य सरल वाक्य में आएगा। और अगली बात, एक और इसमें बात जुड़ जाती है कि एक जैसे उद्देश्यों का जो समूह होता है वो और उसके साथ एक ही जैसे विधेय का समूह भी आ जाए तो वहां पर भी हमारा सरल वाक्य होगा। जैसे ये वाक्य है, राजू, रामू और सोहन क्रिकेट खेलते हैं। तो राजू, रामू और सोहन ये तीनों हैं। इसमें और आया है जिसे देखकर हम कई बार होता है संयुक्त वाक्य में हम याद करते हैं कि और आ जाए या आ जाए, तो हमें बिना कुछ सोचे आंख बंद करके संयुक्त वाक्य कर लेना है। तो वो और यहाँ पर नहीं है, ये 2 कर्ताओं को जोड़ने के लिए और आया है, जिसके लिए हम यहाँ पर संयुक्त वाक्य नहीं मानेंगे। यह राजू, रामू और सोहन का एक समूह है और समूह होने के कारण यह केवल एक उद्देश्य बन गया। कितने उद्देश्य? एक उद्देश्य बन गया। और इस वजह से यह जो वाक्य है इसमें एक ही विधेय है और ये बन गया सरल वाक्य। अब दूसरी जो बात है कि एक जैसे उद्देश्यों का समूह और एक ही जैसे विधेय का समूह भी आ जाए तो भी कौन सी कैटेगरी होगी? सरल वाक्य होगा। देखें, संगीता, करीना और गीता क्या करती है? नाचती, गाती और खेलती है। यानी संगीता, करीना और गीता 3 मिलकर क्या करते हैं? नाचते हैं, गाते हैं और खेलते हैं। तो यहाँ पर तो कर्ता या उद्देश्य का समूह बन रहा है और इधर नाचने, गाने और खेलने का भी एक जैसा समूह बन रहा है। उनका आपस में एक ही जैसा संबंध बन रहा है। यही बात ध्यान में रखकर यह वाक्य भी अपने चला जाएगा सरल वाक्य में। इसी प्रकार से अगला वाक्य, अब देखो कई चीजें होती है, कई बार हम लंबा वाक्य देखकर भी सोच लेते हैं कि नहीं ये तो सरल वाक्य थोड़ी होगा, सरल वाक्य छोटा सा होगा। तो सरल वाक्य का छोटा होना कोई जरूरी नहीं है। सरल वाक्य की मुख्य शर्त क्या है? एक उद्देश्य हो या एक ही जैसे उद्देश्य का समूह हो और एक ही विधेय हो, वहां पर सरल वाक्य होता है। जैसे आपसे मिलने पर मैं ढेर सारी बातें बताऊंगी। यहाँ पर आपसे जो है वो कर्ता या उद्देश्य है और बाकी पूरा का पूरा इसका विधेय है। तो इसमें भी एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होने के कारण यह भी कैसा वाक्य है? सरल वाक्य। सुरेश के जाने पर महेश नहीं जाएगा। यानी कहीं सुरेश जा रहा है तो महेश नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसे होता कि जहाँ सुरेश जाएगा वहाँ महेश नहीं जाएगा। इस प्रकार से 2 कंडीशंस दे दी होती तो ये मिश्र में जाता, लेकिन ये यहाँ पर एक ही वाक्य बना रहे हैं, इसमें एक ही उद्देश्य बन रहा है सुरेश। इस वजह से यह सरल वाक्य है।
और बाकी सब ये विधेय का पार्ट है। इस बात का हमें हमेशा ध्यान रखना है। फिर आता है कि राजेश ने वॉलीबॉल में पदक जीतने पर दावत दी। राजेश वॉलीबॉल में पदक जीता है, इस वजह से वो क्या दे रहा है, दावत दे रहा है। तो राजेश ने, यह तो अपना हो गया क्या, उद्देश्य, और बाकी सारा का सारा ये पूरा लंबा सेंटेंस है वो विधेय बन गया। इस वजह से एक उद्देश्य और एक विधेय होने के कारण यह वाक्य भी हमारा सरल वाक्य में जाएगा। अभी हम बात करते हैं वाक्य के अगले भेद की। रचना के आधार पर वाक्य का अगला भेद है संयुक्त वाक्य। यह कई बार सवाल आ जाता है कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं, 3। सबसे पहला है सरल, दूसरा है संयुक्त, तीसरा है मिश्र। तो हम अब दूसरे भेद पर बात करते हैं, वो है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है, 2 या 2 से अधिक जिसमें वाक्य होते हैं, यानी 2 वाक्य रहेंगे, 2 सरल वाक्य, 2 सरल वाक्य, या जिन्हें हम कह सकते हैं 2 प्रधान उपवाक्य। 2 प्रधान यानी दोनों में अलग अलग उद्देश्य होंगे और अलग अलग उनके विधेय भी होंगे, यानी कर्ता भी होगा और क्रिया भी दोनों की अलग अलग होगी। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य या 2 प्रधान उपवाक्य किसी समूचे बोधक यानी 2 वाक्यों को जोड़ने वाला अव्यय, तो ऐसे अव्यय से जुड़ जाते हैं तब उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी ऐसा वाक्य जिसमें 2 सरल वाक्य हो या फिर 2 प्रधान उपवाक्य हो, जिसमें बीच में कोई ना कोई समुच्चय बोधक अव्यय आता है, भले वो और आ जाए, तथा आ जाए, लेकिन आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो आएगा और उन 2 वाक्यों को आपस में जोड़ेगा, जिनकी अलग अलग कर्ता और क्रियाएं दोनों में अलग अलग रहेगी। उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त वाक्य कहेंगे। एक हिसाब से हम ऐसे समझ सकते हैं कि दोनों का बराबर महत्व है। दोनों वाक्य, जैसे मोहन बाजार गया, मैंने लिखा है कि जैसे मोहन बाजार गया और आम लेकर आया, तो यहाँ पर मोहन बाजार गया ये पूरा का पूरा संपूर्ण वाक्य है। इतना ही मैंने बोला तो भी कोई वाक्य अधूरा नहीं लगेगा। बाजार में बहुत सारे काम हो सकते हैं, जा सकते हैं, तो इस प्रकार से मोहन बाजार गया ये पूरा वाक्य है। और एक अलग वाक्य है आम लेकर आया, क्या लेकर आया, आम लेकर आया, तो ये भी एक अलग वाक्य हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक तो ये हो गया सरल वाक्य और दूसरा ये हो गया आम लेकर आया, ये सरल वाक्य। दोनों वाक्य आपस में जुड़ गए, किससे, और से। किससे जुड़ गए, और से जुड़ गए, इसलिए ये वाक्य बन गया संयुक्त वाक्य। और ये और से नहीं जुड़ते, यहाँ पर मोहन बाजार गया के बाद आ जाती खड़ी पाई और फिर आम लेकर आया अलग से लिखा हुआ होता, तो ये क्या होते, 2 सरल वाक्य होते। लेकिन यहाँ पर और नामक समुच्चय बोधक से इनको जोड़ दिया गया है, इसलिए ये क्या है, यह है संयुक्त वाक्य। और अगर हम प्रधान उपवाक्य की दृष्टि से बात करें तो मोहन बाजार गया ये भी एक प्रधान उपवाक्य है, यानी यह दूसरे किसी बात पर आश्रित नहीं है कि मोहन बाजार गया अपने आप में पूर्णता दिखा रहा है। और आम लेकर आया यह भी प्रधान उपवाक्य है। तो 2 कंडीशंस बनी, हम इसे 2 सरल वाक्य भी कह सकते हैं और हम इसी को 2 प्रधान उपवाक्य भी कह सकते हैं। तो संयुक्त वाक्य कहाँ होगा, जहाँ पर 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य आपस में किसी संयोजक, विभाजक या फिर विरोधक से जुड़ जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अब ये इतनी तो बात की कि और आ गया, लेकिन और के अलावा कुछ और भी तो शब्द है, और भी तो अव्यय है जिनके द्वारा हम संयुक्त वाक्य जोड़ते हैं। और उन्हें अगर हम सही ढंग से अभ्यास करके याद कर लेते हैं तो हमारा काम आसान हो जाता है। एग्ज़ाम अगर ऑब्जेक्टिव है तो उसमें जैसे ही हम देखते हैं कि और मिल गया, तथा मिल गया, एवं मिल गया, लेकिन मिल गया, तो सीधा हमारा ऑप्शन वही राइट हो जाएगा। जैसे बी ऑप्शन में परंतु लिखा हुआ है तो हम परंतु देखते ही संयुक्त वाक्य की ओर चले जाएंगे और हमारा सवाल बिल्कुल
सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ शब्दों पर बात करते हैं, कुछ अवयवों पर बात करते हैं, जिनको देखते ही हमें संयुक्त वाक्य की पहचान हो जाएगी। अर्थात संयुक्त वाक्य की पहचान वाले ऐसे कौन से समुच्चय बोधक या समानाधिकरण अव्यय है जिनको देखते ही हम उस वाक्य को संयुक्त वाक्य के रूप में पहचान पाएंगे। तो इसमें जो समानाधिकरण क्यों कहा जाता है, ऐसे समुच्चय बोधक जो संयुक्त वाक्य में आते हैं उन्हें समानाधिकरण कहने का रीजन भी यहाँ पर छुपा हुआ है। इसी वाक्य को अगर हम वापस देखें कि मोहन बाजार गया और आम लेकर आया, तो यहाँ पर देखते हैं कि दो समान वाक्य है, दो समान है। इसमें भी एक उद्देश्य है, विधेय है, पूरा वाक्य हो रहा है। इधर भी एक उद्देश्य है आम और ये लेकर आया, ये विधेय है। इस प्रकार से दो बराबर के वाक्य और से जुड़ रहे हैं, इसलिए समानाधिकरण कहते हैं इसको। समानाधिकरण यानी समान रूप से दो वाक्यों को बांटने वाला शब्द। तो यहाँ पर समानाधिकरण वे अवयव कौन कौन से हैं जिनके माध्यम से हम संयुक्त वाक्य की पहचान कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजक की। समानाधिकरण या समुच्चय बोधक तीन प्रकार के अपने संयुक्त वाक्य में काम आते हैं। वे कौन कौन से हैं? संयोजक है, विभाजक है और विरोधक है। सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजक की। संयोजक यानी जोड़ने वाला। संयोजक का अर्थ क्या होता है? जोड़ने वाला। यानी संयोजक जो होगा वो दो वाक्यों को आपस में जोड़ेगा। जैसे नवीन पढ़ने बैठा और मोहन आ गया, यानी दो वाक्य आपस में जुड़े। एक ये प्रधान उपवाक्य था, नवीन पढ़ने बैठा और मोहन आ गया। मोहन आ गया ये भी एक प्रधान उपवाक्य था और इन दोनों को जोड़ने का काम करने वाला कौन है? और। तो और आया है, तो यहाँ पर ये और है जो संयोजक है। अब और संयोजक है, तथा संयोजक है, व संयोजक है, एवं संयोजक है। और लिखो, तथा लिखो, व लिखो, एवं लिखो, एक ही बात है, एक ही बात है। ये आपस में पर्यायवाची है। और, तथा, व, एवं, यह तो अपने क्या है? संयोजक है। और इनको देखते ही हमें आंख बंद करके संयुक्त वाक्य करना है। लेकिन पहले भी मैंने कहा था कि किन्हीं दो कर्ताओं को अगर और जोड़ रहा है तो वहाँ पर हमें आंख बंद करके संयुक्त वाक्य नहीं कर देना है। अब हम बात करते हैं दूसरे भेद की, तो वो है विभाजक। विभाजक यानी अलग करने वाला। संयोजक तो होता है जोड़ने वाला और विभाजक होता है अलग करने वाला। तो या, अथवा, वरना, नहीं तो। जैसे सोहन बैठ जाओ या बाहर चले जाओ। सोहन को कहा कि या तो भाई बैठ जाओ या तुम बाहर चले जाओ। सोहन से ऐसा कहा जा रहा है कि या तो तुम बैठ जाओ या तुम बाहर जा सकते हो। यानी ऑप्शन जहाँ दिया जाए, विभाजन किया जाए, वहाँ पर क्या होगा? या आएगा, अथवा आएगा, वरना आएगा, नहीं तो आएगा। और इन विभाजकों को देखते ही या, अथवा, वरना, नहीं तो, इनको याद कर लेना है संयुक्त वाक्य के साथ। यानी या देखा, अथवा देखा, वरना देखा, नहीं तो देखा, तो देखते ही हम कर लेंगे संयुक्त वाक्य। इस प्रकार से तीसरा जो समुच्चय बोधक है वो है विरोधक। यानी यह तो विभाजक था, अलग करने वाला, और यह एक दूसरे का विरोध प्रकट करने वाला होगा कि एक काम तो हुआ लेकिन दूसरा नहीं हुआ, बिल्कुल भी विरोधी काम हुआ। किंतु, परंतु, लेकिन, मगर। जैसे कई बार हो जाता है कि वो किसी ने बहुत अधिक एग्जाम की तैयारी की, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, किंतु, तो वहाँ पर किंतु आ जाएगा, परंतु आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा। यानी कोई काम किया जाए फिर भी उसका फल नहीं मिलता है, तो वहाँ पर किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, ये सब विरोधक आते हैं। जैसे हम कहें कि अंकित हमेशा बाजार जाता है। अंकित बाजार तो जाता तो है, लेकिन उससे कोई काम नहीं होता, उसे किसी प्रकार का कोई काम वहाँ पर नहीं होता, घूम फिर कर वापस आता होगा। तो ये लेकिन है, वो आ गया कि विरोधक है। ये किंतु है, परंतु है, लेकिन है, मगर है। जहाँ विरोध का भाव प्रकट हो वहाँ किंतु, परंतु, लेकिन, मगर आएगा। और विभाजन का भाव आए तो या, अथवा, वरना, नहीं तो आएगा। और संयोजन का भाव आए तो और, तथा, व और एवं आएगा। तो इनको अपने को याद कर लेना है।
और ये जो दिखाई दे रहे हैं अव्यय, ये अगर हमें याद होंगे एग्ज़ाम के टाइम में, इन्हें रिवाइज कर लेते हैं तो इनको देखते ही हम संयुक्त वाक्य को क्लिक करके अपना सवाल सही कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वाक्य के तीसरे भेद की, जो रचना के आधार पर तीसरा भेद है। पहला भेद हो गया सरल वाक्य, दूसरा हो गया संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य क्या होता है, वही उद्देश्य और वही विधेय वाली बात रहती है और इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है। मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य, प्रधान को हम क्या कह सकते हैं, मुख्य, एक मुख्य उपवाक्य होगा और एक उस पर आश्रित, एक हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है इस मुख्य उपवाक्य पर आश्रित रहने वाला या इसके ऊपर निर्भर रहने वाला वाक्य। तो एक तो होगा प्रधान और दूसरा होगा उसके ऊपर आश्रित। तो इसमें देखो, उसने कहा कि वह खेलने जा रहा है। उसने क्या कहा, उसने कहा। अब वो कुछ भी कह सकता है, उसने कहा, तो वो तो प्रधान हो गया, इसमें एक क्रिया है, करता है, तो ये पूरा एक सेंटेंस हो गया। तो ये तो प्रधान उपवाक्य हो गया कि उसने कहा, ये है प्रधान उपवाक्य। इसमें मुख्य क्रिया आती है, प्रधान उपवाक्य में हमेशा मुख्य क्रिया आती है। और नॉर्मली अगर हम, ये रूल तो नहीं है लेकिन हम एक निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि जो, जैसे कि, जो, क्योंकि, यद्यपि, तथापि, इनसे वाक्य जुड़ते हैं, उपवाक्य जो जुड़ते हैं मिश्र वाक्य में, उनसे पहले जनरली, वैसे तो पूरी तरह से कोई रूल नहीं है लेकिन जनरली उससे पहले वाला भाग जो होता है वो प्रधान उपवाक्य होता है और उससे अगला जो है वो आश्रित भाग उपवाक्य रहेगा। तो उसने कहा कि वह खेलने जा रहा है, तो ये की जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय है जो क्या कर रहा है, इस वह खेलने जा रहा है नामक आश्रित वाक्य को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आश्रित उपवाक्य। मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य, मिश्र वाक्य के आश्रित जो उपवाक्य होता है, ये जैसे वह खेलने जा रहा है, इस आश्रित उपवाक्य को जोड़ने के लिए किन किन अवयवों का प्रयोग हम कर सकते हैं, वो है कि, जो, क्योंकि, यद्यपि, तथापि, यदि तो, और जब, तब, जैसा, वैसा। देखो, कि, जो, क्योंकि, यद्यपि, तथापि, यदि तो, जब, तब, जैसा, वैसा, यह सब अव्यय जो है वो हमें जैसे ही वाक्य में दिखाई दे तो हमारे वाक्य का प्रकार होगा सीधा का सीधा मिश्र। और ये शब्द आएंगे वहाँ पर हमेशा एक प्रधान उपवाक्य रहेगा और एक उसके साथ आश्रित उपवाक्य रहेगा। इस प्रकार से देखो, यह वही व्यक्ति है जिससे तुम मिले थे, यह वही व्यक्ति है, यह तो हो गया प्रधान उपवाक्य और जिससे, यह हो गया अव्यय जिसके द्वारा हमारा मिश्र वाक्य जुड़ा हुआ है, और जिससे तुम मिले थे, यह अपना हो गया आश्रित उपवाक्य। और अगला क्या है, राजू परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। तो मुख्य वाक्य क्या हो गया, मुख्य या प्रधान उपवाक्य जो है वो है राजू परिश्रम करता, पूरा का पूरा मुख्य वाक्य बन रहा है। राजू क्या करता, परिश्रम करता, तो उसे अवश्य सफलता मिलती। यानी सफलता पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। तो राजू परिश्रम करता, ये तो अपना हो गया प्रधान उपवाक्य, और तो हो गया अव्यय जिसके द्वारा हमारा यह प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। और आश्रित उपवाक्य कौन सा होता है, जो कि प्रधान उपवाक्य के ऊपर निर्भर करता है, पूरी तरह से उस पर आश्रित रहता है। माने अब हम बात करते हैं वाक्य के तीसरे भेद की, जो रचना के आधार पर तीसरा भेद है। पहला भेद हो गया सरल वाक्य, दूसरा हो गया संयुक्त वाक्य और तीसरा है मिश्र वाक्य। तो मिश्र वाक्य क्या होता है, वही उद्देश्य और वही विधेय वाली बात रहती है और इसमें एक प्रधान उपवाक्य होता है।
मिश्र वाक्य में क्या होता है, एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य, प्रधान को हम क्या कह सकते हैं, मुख्य, एक मुख्य उपवाक्य होगा और एक उस पर आश्रित, एक हो सकता है या एक से अधिक भी हो सकता है इस मुख्य उपवाक्य पर आश्रित रहने वाला या इसके ऊपर निर्भर रहने वाला वाक्य। तो एक तो होगा प्रधान और दूसरा होगा उसके ऊपर आश्रित। तो इसमें देखो, उसने कहा कि वह खेलने जा रहा है। उसने क्या कहा, उसने कहा। अब वो कुछ भी कह सकता है, उसने कहा, तो वो तो प्रधान हो गया, इसमें एक क्रिया है, करता है, तो ये पूरा एक सेंटेंस हो गया। तो ये तो प्रधान उपवाक्य हो गया कि उसने कहा, ये है प्रधान उपवाक्य, इसमें मुख्य क्रिया आती है। प्रधान उपवाक्य में हमेशा मुख्य क्रिया आती है। और नॉर्मली अगर हम, ये रूल तो नहीं है लेकिन हम एक निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि जो, जैसे कि, जो, क्योंकि, यद्यपि, तथापि, इनसे वाक्य जुड़ते हैं, उपवाक्य जो जुड़ते हैं मिश्र वाक्य में, उनसे पहले जनरली, वैसे तो पूरी तरह से कोई रूल नहीं है लेकिन जनरली उससे पहले वाला भाग जो होता है वो प्रधान उपवाक्य होता है और उससे अगला जो है वो आश्रित भाग उपवाक्य रहेगा। तो उसने कहा कि वह खेलने जा रहा है, तो ये की जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय है जो क्या कर रहा है, इस वह खेलने जा रहा है नामक आश्रित वाक्य को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आश्रित उपवाक्य। मिश्र वाक्य के आश्रित उपवाक्य, मिश्र वाक्य के आश्रित जो उपवाक्य होता है, ये जैसे वह खेलने जा रहा है, इस आश्रित उपवाक्य को जोड़ने के लिए किन किन अवयवों का प्रयोग हम कर सकते हैं, वो है कि, जो, क्योंकि, यद्यपि, तथापि, यदि तो, और जब, तब, जैसा, वैसा। देखो, कि, जो, क्योंकि, यद्यपि, तथापि, यदि तो, जब, तब, जैसा, वैसा, यह सब अव्यय जो है वो हमें जैसे ही वाक्य में दिखाई दे तो हमारे वाक्य का प्रकार होगा सीधा का सीधा मिश्र। और ये शब्द आएंगे वहाँ पर हमेशा एक प्रधान उपवाक्य रहेगा और एक उसके साथ आश्रित उपवाक्य रहेगा। इस प्रकार से देखो, यह वही व्यक्ति है जिससे तुम मिले थे, यह वही व्यक्ति है, यह तो हो गया प्रधान उपवाक्य, और जिससे, यह हो गया अव्यय जिसके द्वारा हमारा मिश्र वाक्य जुड़ा हुआ है, और जिससे तुम मिले थे, यह अपना हो गया आश्रित उपवाक्य। और अगला क्या है, राजू परिश्रम करता तो अवश्य सफल होता। तो मुख्य वाक्य क्या हो गया, मुख्य या प्रधान उपवाक्य जो है वो है राजू परिश्रम करता, पूरा का पूरा मुख्य वाक्य बन रहा है। राजू क्या करता, परिश्रम करता, तो उसे अवश्य सफलता मिलती। यानी सफलता पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है। तो राजू परिश्रम करता, ये तो अपना हो गया प्रधान उपवाक्य, और तो हो गया अव्यय जिसके द्वारा हमारा यह प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। और आश्रित उपवाक्य कौन सा होता है, जो कि प्रधान उपवाक्य के ऊपर निर्भर करता है, पूरी तरह से उस पर आश्रित रहता है। जिस प्रकार से हमने अभी बात की थी कि जो मिश्र वाक्य है उसमें एक तो प्रधान उपवाक्य रहता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य रहता है। जो आश्रित उपवाक्य होता है वो मिश्र वाक्य में आश्रित उपवाक्य वह होता है जो प्रधान उपवाक्य पर आश्रित हो, यानी जो मुख्य वाक्य है उस पर आश्रित वाक्य को हम क्या कहते हैं, उपवाक्य को हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं। जैसे जो लोग मेहनत करते हैं वे सफल होते हैं, तो इसमें मुख्य बात क्या है, सफल होना। सफल होने की जो क्रिया है वो मुख्य क्रिया है, इसलिए ये क्या है, प्रधान उपवाक्य। और जो लोग मेहनत करते हैं, जो ज से जो शुरू होते हैं, हम क्लू ले सकते हैं कि ज से जो शुरू होते हैं वे सारे के सारे उपवाक्य आश्रित उपवाक्य होंगे। ज या की या जो भी आता है उसमें ज है या फिर क है, जो अव्यय शब्द है उससे शुरू होने वाले लगभग
सारे के सारे उपवाक्य आश्रित उपवाक्य में आएंगे। तो आश्रित उपवाक्य है उसके वापस 3 भेद है। तो पहला जो आश्रित उपवाक्य का भेद है वो है संज्ञा आश्रित उपवाक्य। संज्ञा आश्रित उपवाक्य यानी प्रधान उपवाक्य के लिए जो कर्ता का काम करता है, यानी प्रधान उपवाक्य में जो कर्ता रहता है, जैसे मोहन ने कहा कि लड़के खेल रहे हैं, तो ये प्रधान उपवाक्य के साथ इसका कर्ता जुड़ रहा है, इसकी संज्ञा जुड़ रही है। की के साथ कौन जुड़ रहा है? संज्ञा जुड़ रही है, इसलिए इसका नाम संज्ञा उपवाक्य है। और इसको याद करने का सीधा सा तरीका है, इसकी पहचान जो संज्ञा उपवाक्य की होती है वो की से होती है। की नामक जो अव्यय है इसको याद कर लेना है, जहां पर भी की दिखा संज्ञा आश्रित उपवाक्य ही होगा। पहली बात तो की दिखते ही हमें मिश्र वाक्य ढूंढना है, और मिश्र वाक्य का वापस अगर भेद पूछ लिया जाए तो मिश्र वाक्य का जो की जहां पर आता है वो संज्ञा आश्रित उपवाक्य के लिए आता है, उनको जोड़ता है, उस वाक्य को जोड़ता है जो संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो, उसमें हमेशा की आता है पहचान अव्यय के रूप में। और आश्रित उपवाक्य का जो अगला भेद है वो है विशेषण आश्रित उपवाक्य। विशेषण आश्रित उपवाक्य, विशेषण क्या होता है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। जैसे काली गाय या सफ़ेद गाय, इस प्रकार से काला, सफ़ेद, छोटा, बड़ा, ये सारे के सारे विशेषण हैं। तो विशेषण आश्रित जो उपवाक्य है वे भी ऐसा ही कुछ काम करते हैं। देखो, प्रधान उपवाक्य की संज्ञा की विशेषता बताने वाले जो शब्द वहाँ आश्रित उपवाक्य में होंगे तो वो वाक्य किस प्रकार का हो जाएगा? विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जिस काली कार को सोहन ने खरीदा उसे बेच दिया। यानी सोहन ने क्या किया था? कार खरीदी, कार में भी कैसी? काली कार। अब जो काली कार है अब उसे बेच दिया। पहली बात तो इसमें मेन बात ये देखनी है कि इसमें प्रधान कौन सा है? उसे बेच दिया, उसे यानी कार को बेचा है तो बेच दिया, ये यहाँ पर उसे बेच दिया, ये प्रधान उपवाक्य है। और जिस हमने पहले ही बात की थी कि ज से शुरू होते हैं वो आश्रित उपवाक्य होते हैं। तो जिस काली कार को सोहन ने खरीदा उसे बेच दिया, तो ये जो काली कार है उसमें विशेषण आ रहा है, इसलिए हम इसको पकड़ सकते हैं कि इसमें विशेषण उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य का ये भेद है जो विशेषण आश्रित उपवाक्य में आएगा। तो आश्रित जो विशेषण आश्रित उपवाक्य है उसमें जिस आएगा, जिस जो अव्यय है ये मुख्य रूप से आता है। जिस से शुरू होने वाले लगभग सारे उपवाक्य है वो विशेषण आश्रित में आएंगे। या फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी न किसी विशेषण शब्द का प्रयोग अगर हो रहा है या किसी संज्ञा की विशेषता बताने का काम प्रधान उपवाक्य में जो संज्ञा आई हुई है उसकी विशेषता बताने का काम अगर किसी वाक्य में हो रहा है तो वो वाक्य अपने आप विशेषण आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। इसे हमें समझना पड़ेगा, भले इसका अव्यय याद हो नहीं हो, अपने को इतना याद हो कि विशेषण है तो उसमें विशेषता जरूर बताई जाएगी। तो काली कार आ गया या सफ़ेद कार आ गया, कुछ भी आ गया जहाँ पर विशेषण दिखाई दे रहा है तो वो आश्रित उपवाक्य किस प्रकार का होगा? विशेषण आश्रित उपवाक्य। तो इस प्रकार से आश्रित उपवाक्य का पहला भेद अपना था संज्ञा आश्रित उपवाक्य और दूसरा भेद अपना हो गया विशेषण आश्रित उपवाक्य। और अब बात करते हैं तीसरे उपवाक्य की, वो है क्रिया विशेषण आधारित उपवाक्य। क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता जिस आश्रित उपवाक्य में बताई जाए, यानी ऐसा आश्रित उपवाक्य जिसमें प्रधान उपवाक्य की क्रिया के साथ जुड़ाव महसूस होता है। यहाँ पर संज्ञा के साथ जुड़ाव था, यहाँ विशेषण के साथ सीधा जुड़ाव था, और यहाँ पर क्रिया के साथ जिस आश्रित उपवाक्य में जुड़ाव हो जाता है उस आश्रित उपवाक्य को हम क्या कहेंगे? क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य कहेंगे। जैसे तुम जितनी मेहनत करोगे उतना तुम्हें मिलेगा या उतना तुम पाओगे। तो जितनी मेहनत करोगे, मेहनत करना क्या है? क्रिया है।
जितनी मेहनत, तुम जितनी मेहनत करोगे उतना पाओगे। कितना पाओगे? जितनी मेहनत करोगे। तो जितनी मेहनत करोगे उतना पाओगे। तो यहाँ मेहनत करना और उतना पाना, ये दोनों क्रियाएं हैं। तो क्रिया का क्रिया के साथ जुड़ा हो रहा है, इसलिए ये क्रिया विशेषण, ये जो जितनी है ये क्रिया विशेषण का काम यहाँ पर कर रहा है, इसलिए ये जो वाक्य है वो क्रिया विशेषण है। इस प्रकार से आश्रित उपवाक्य है वो 3 प्रकार के होते हैं: संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आधारित उपवाक्य। धन्यवाद।